हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी नेटवर्क यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही में बीपीएससी के द्वारा डीएसओ का एग्ज़ाम हुआ है। जिस एग्ज़ाम के जो पैटर्न है, इस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन लेवल पूछा गया है, उसके कारण बीपीएससी के अभ्यर्थियों के मन में काफ़ी सारा संशय है कि क्या एग्ज़ाम का पैटर्न डीएसओ के जैसा रहने वाला है, या 70वीं बीपीएससी में जो हुआ है उसके जैसा रहने वाला है, या 68 या 69 के जैसा रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग डीएसओ के पेपर के साइंस पोर्शन को एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि इसका जो आंसर्स है आप कैसे निकाल सकते हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कितना डीप नॉलेज चाहिए, और इस वीडियो के अंत तक आप समझ भी पाएंगे कि जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है 71वीं का, वो किस तरह से रहने वाला है। मतलब बीच में रहेगा डीएसओ के, या 71वीं के डीएसओ और 70वीं के बीच में रहेगा, या 69वीं के आसपास रहेगा। तो आप इस वीडियो के अंत तक ये समझ पाएंगे। इस वीडियो में हम लोग साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यदि आपको और भी सब्जेक्ट का जो एनालिसिस चाहिए, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, करेंट अफेयर हो गया, बाकी हिस्ट्री हो गया, इसका भी यदि एनालिसिस चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। यदि आपने कमेंट ज़्यादा किया है, यदि ज़्यादा करेंगे कमेंट, यदि आपको ज़्यादा इसकी मांग होगी तो हमारी टीम के द्वारा इसका भी एनालिसिस किया जाएगा, इसका भी सॉल्यूशन तैयार करके दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले साइंस इंपॉर्टेंट होता है, साइंस का एनालिसिस हम लोग शुरू करते हैं। ये जो पेपर है डीएसओ का, ये हमारे टेलीग्राम चैनल बीपीएससी नेटवर्क पे अपलोडेड है। इसमें इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन है, आप यदि यहाँ से आप पेपर को डाउनलोड करिए। जैसे इससे पहले भी कल सीएपीएफ का एग्ज़ाम हुआ था, उसका भी पेपर अपलोडेड है, आप उसे भी देख सकते हैं। डीएसओ का बोथ मीडियम में, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में भी अपलोडेड है, आप इसे डाउनलोड करके ज़रूर देखिए। और भी बाकी सब्जेक्ट का यदि एनालिसिस चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। उसके बाद आप, यदि आपको एनालिसिस पसंद आएगा तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि इसका एनालिसिस चाहिए, तो फिर हमारी टीम के द्वारा वो उस पर वर्क किया जाएगा। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर देखिएगा और शेयर भी करिएगा, ठीक है। जो भी आपके 71वीं के साथ एग्ज़ाम दे रहे हैं आपके दोस्त, आप हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप चैनल पे हमें फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। आप यहाँ पे बीपीएससी नेटवर्क जो ब्लू टिक होगा आप उसको ही फॉलो करिए। ये हमारा ट्विटर चैनल सेकंड है, आप इसे ही फॉलो कर सकते हैं, बिहार शिक्षक अपडेट के नाम से है। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है और काफ़ी फ़ायदा आगे भी होगा। जैसे हम लोगों ने एनालिसिस का सीरीज शुरू किया है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि आपके एग्ज़ाम में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हमारी टीम आपको हेल्प कर पाए। तो चलिए हम लोग डीएसओ के पेपर का एनालिसिस शुरू करते हैं। इसमें हम लोग अभी साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साइंस का क्वेश्चन डिस्कस होगा। साइंस का जितना भी क्वेश्चन है उसका हमारी टीम ने आंसर तैयार किया है। अभी कुछ दिनों में प्रोविजनल आंसर किया आएगा, लेकिन जैसे एई का जो आंसर की तैयार किया गया था वो हमारी टीम के द्वारा पूर्ण रूप से सही तैयार किया गया था, जिसमें एक आंसर्स जो हमने वीडियो में बताया था वो बीपीएससी की तरफ से ही वो मिस्टेक हो सकता है, लेकिन हमारी टीम के द्वारा वो सही था। तो चलिए इस पेपर को हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारे सामने ये पेपर है बीपीएससी के डीएसओ का, जो कि ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, जो कि हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग बस इसमें साइंस का क्वेश्चन करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर अभी हमारे पास आएगा 16। ओके, 16 क्वेश्चन नंबर 16 में है। सेम क्वेश्चन आपके पास हिंदी में माध्यम में आएगा, आप हिंदी माध्यम में उसे सॉल्व करिएगा। हिंदी माध्यम में भी इसका आंसर सेम ही होगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इसरो फर्स्ट सोलर मिशन? इसरो के द्वारा जो फर्स्ट सोलर मिशन जो भेजा गया है वो क्या है? जो सूरज को स्टडी करने के लिए, सन को स्टडी करने के लिए जो भेजा गया है वो फर्स्ट सोलर मिशन इसरो के द्वारा, इसका नाम आदित्य L1 है, जो लैग्रेंज पॉइंट पे, जो सन के लैग्रेंज पॉइंट पे जाके सन की स्टडी करेगा। ऐसा नहीं है कि सन तक पहुंच जाएगा, सन से बहुत ही ज़्यादा दूर है, लेकिन स्टडी के लिए काफ़ी है। तो इसका नाम है आदित्य L1। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज़ विच केमिकल इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रेन? आर्टिफिशियल रेन के लिए क्या यूज़ होता है?
ऑप्शन में है पोटेशियम क्लोरेट, सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर आयोडाइड। तो ऑप्शन इसका डी है, सिल्वर आयोडाइड, AgI जिसे बोलते हैं, वो इसके लिए आर्टिफिशियल रेन के लिए यूज होता है, क्योंकि इसे क्लाउड सीडिंग कर सकते हैं, मतलब कि जो बादल है ना उसको, बादल को बना सकते हैं। जैसे ही बादल का फॉर्मेशन होगा तो उसके बाद हमारे पास जो कि आर्टिफिशियल रेन के रूप में आएगा, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, जस्ट लाइक आइस की तरह। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है होता है आइस की तरह होता है, जो कि बादल के फॉर्मेशन में मेनली यूजफुल होता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग द रेयर अर्थ मेटल। इनमें से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा जो रेयर अर्थ मेटल में है नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिकल विच इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। रेयर अर्थ मेटल में से कौन सा, इनमें से कौन सा नहीं है जो कि इलेक्ट्रिकल कंप्लेंट्स के लिए यूज होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने के लिए मेनली यूज होता है। रेयर अर्थ मेटल बहुत ही रेयर पाया जाता है। इसमें हम लोग जो रेडियम है वो रेयर अर्थ मेटल में इंक्लूड नहीं होता है। रेयर अर्थ मेटल में क्या होता है कि लैंथेनाइट सीरीज जो आपने जो पढ़ा होगा, यदि आपने क्लास 11 की जो केमिस्ट्री है वो पढ़ी होगी, तो रेयर अर्थ मेटल में क्या होता है, लैंथेनाइट सीरीज। लैंथेनाइट सीरीज जो होता है जिसमें लैंथेनम होगा और सर्मियम होगा, या सीरियम जिसे बोलते हैं हम लोग, वो होगा। उसके बाद स्कैंडियम होता है, वाइटेरियम होता है। ये पूरा सीरीज है लंबा चौड़ा, एक जो रेयर अर्थ मेटल है जो कि नहीं पाया जाता है नेचुरली, बहुत मुश्किल से पाया जाएगा। ठीक है, तो जो रेडियम होता है, ये जो रेडियम हमारे पास है जो रेयर अर्थ मेटल में नहीं पाया जाता, ये रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव। और ये रेडियो एक्टिव के साथ साथ ये अल्कलाइन है, अल्कलाइन नेचर का होगा, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में यूज नहीं होता है, कभी भी इसका इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं यूज होता है। ठीक है, अब हमारे पास से क्वेश्चन नंबर इसमें नहीं है, फिर हम लोग लास्ट पेपर में क्वेश्चन के लास्ट में 121 से डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 121। आप इस सेम चीज़ को आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, हिंदी में समझ सकते हैं, हिंदी में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदी में भी देखिएगा, और मैं ये पेपर बस इंग्लिश में पढ़ाने के लिए, इंग्लिश में समझाने के लिए मैं इसमें बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ठीक है, आयरन इज गैल्वेनाइज्ड बाय, आयरन को जो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, अब यदि आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, जो क्या होता है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होता है कि उसमें हमें जिंक का लेयर हम लोग लगाते हैं, जिंक का लेयर हम लोग यूज़ करते हैं। क्यों? जिंक कोटिंग करते हैं, सबसे पहले जिंक कोटिंग करते हैं। क्यों? हमें रस्टिंग जो होता है, रस्ट जो जंग लग जाता है, रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंट रस्टिंग यहाँ पे लिखेंगे। तो रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा यूज होता है? यहाँ पे गैल्वेनाइजेशन में होता है जिंक। तो जिंक सबसे पहले इसका आंसर हो गया। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि ये जो जिंक लेयर होता है, यहाँ पे जो जिंक लेयर बना वो क्या एक्ट करेगा? ये एक बैरियर का एक्ट करेगा। बैरियर मतलब रोकने वाला। और ये कैथोडिक, मतलब कि जो एनोड कैथोड होता है उसमें भी, जैसे कि मान लीजिए आपने कभी बैटरी देखा होगा, एनोड एंड कैथोड, इसमें दो चीज़ होता है। तो इसमें कैथोडिक जो प्रोटेक्शन होता है ना, वो भी प्रोवाइड करता है जिंक, हमेशा कैथोडिक जो प्रोटेक्शन होता है वो भी प्रोवाइड करता है। तो जो इसमें और अदर ऑप्शन है लीड, कॉपर्स, Ag, ये कभी भी गैल्वेनाइजेशन के लिए यूज नहीं होता है। और यहाँ पे जो जिंक जो है, जिंक क्यों लिया जाता है, मैं इसका भी आंसर बता देता हूँ कि जिंक जो इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये जिंक ऑक्साइड या जिंक कार्बोनेट, ये फॉर्मेशन प्रोटेक्टेड लेयर के रूप में ये फॉर्मेशन कर लेता है। दैट्स वाई हम लोग जिंक का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, मैच स्टिक में जो यूज होता है वो क्या है? मतलब कि द मैच स्टिक टिप्स
आर लोडेड विथ कौन से फास्फोरस में, रेड फास्फोरस इसमें यूज़ होता है। रेड फास्फोरस आपको भी पता है रेड कलर का होता है। फास्फोरस पेंटॉक्साइड नहीं होता है। वाइट फास्फोरस काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, ये कभी होगा ही नहीं। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड नहीं होता है। वाइट फास्फोरस को आप ऐसे रख भी नहीं सकते बाहर। रेड फास्फोरस इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123, रॉयल वाटर क्या होता है? द रॉयल वाटर विच कैन डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम इज मेड ऑफ मिक्सचर, मतलब किस मिक्सचर से जो रॉयल वाटर जो बनता है। रॉयल वाटर का अनदर नाम मैं आपको सीधे ये मतलब कि कन्फ्यूजन करने के लिए दिया गया है, कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया गया। तो इसको बस क्या बोलते हैं मैं आपको लिखूंगा, आप समझ जाएंगे। एक्वारीजिया बोलते हैं इसे। एक्वारीजिया जब इसे बोलेंगे तब आप समझ ही जाएंगे कि एक्वारीजिया का जो आंसर है वो क्या है। लेकिन मैं आपको फिर भी समझाता हूँ। ये क्या होता है, ये गोल्ड को और प्लैटिनम को दोनों को डिसॉल्व कर सकता है, दोनों को डिसॉल्व कर सकता है। और इसमें क्या होता है, ये होता है HCl प्लस HNO3 का मिक्सचर होता है। HNO3 का मिक्सचर होता है। अब सबसे पहले HNO3 और HCl किस में होगा वो देखिए, बस ये पहले ये याद रखिए। ये नहीं होगा, ये अभी ऑप्शन में है, और ये नहीं होगा। HCl को ज़्यादा रखेंगे, मतलब HCl से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तब हमारे पास ये जो फॉर्मेशन होगा ये होगा। तो HCl ज़्यादा है तो मतलब 3 यूनिट जब HCl है तो 1 यूनिट हमें HNO3, जिससे हम लोग तो इसके बाद मैं आपको इसका जो फॉर्मूला होता है, ये जो इसका केमिकल रिएक्शन है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। इसका जो केमिकल रिएक्शन है वो बनता है Au प्लस HNO3 प्लस 4HCl। तो ये बनेगा HAuCl4 प्लस NO प्लस 2H2O। ये इसका केमिकल फार्मूला जो क्रिएट होगा, जो बनेगा। आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे काफ़ी, क्लास 9th में ही है सेम। क्लास 9th और 10th में ये दिया गया है, सेम फार्मूला भी दिया गया है। ये रॉयल वाटर जो टर्म है या एक्वारीजिया जो टर्म है ये दिया गया है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि साइंस इतना टफ पूछ रहा है, ठीक है, साइंस टफ नहीं है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 124, विच वैरायटी ऑफ कोल कैन बी यूज टू रिकॉग्नाइज द ट्रेस ऑफ प्लांट मटेरियल फ्रॉम विच इट फॉर्म। किस टाइप का किस वैरायटी का कोल यूज होता है हमें पता लगाने के लिए कि जो प्लांट है, मतलब कि प्लांट मटेरियल मतलब किस चीज़ से बना है, मतलब किस टाइप से बना है, किस प्लांट मटेरियल से बना है, किस टाइप का कोयला यूज होता है। पीट इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले काफ़ी ज़्यादा मतलब ये मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, मतलब स्टार्टिंग फेज़ में होता है, काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग फेज़ में होता है। जो पीट जो आगे जाता है लिग्नाइट में बनता है, फिर बिटुमिनस बनता है, फिर एंथ्रासाइट बनता है। ये सारा मतलब कि ये स्टार्टिंग फेज है किसी भी मतलब कोयले के फॉर्मेशन का। तो हमें पीट जैसे ही पीट पता चलेगा तो हम लोग पता लगा लेंगे कि मान लीजिए कोई भी चीज़ ज़्यादा प्योर फॉर्म में बन गया, कोयला बहुत ज़्यादा प्योर फॉर्म में बन गया, तो हमें उसका जो पता लगाना है वो पता नहीं लगा पाएंगे, लेकिन जो पीट से है उसे हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो पीट में जो होता है मतलब बन रहा होता है, स्टार्टिंग फेज में होता है। मैं आप इस यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है। ये होता है, इसमें क्या होता है, विजुअल प्लांट मटेरियल होता है, इसमें विजुअल प्लांट मटेरियल इसमें होता है। लिग्नाइट जो होता है वो सॉफ्ट ब्राउन कोल होगा। जो एंथ्रासाइड होगा ये हार्ड होगा, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है ये, और हाईएस्ट कार्बन होता है इसमें, हाईएस्ट कार्बन इसमें होता है। और ये सॉफ्ट एक और होता है जो बिटुमिनस है। ये क्या होता है, ये होता है जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए है, उसमें यूज होता है, यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी, इसमें यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है।
तो इसका आंसर ये होगा और इसका आंसर पीट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125। ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं, इस पैटर्न से आपको पता चल रहा है कि यदि आपका बेसिक क्लियर है, काफ़ी बहुत सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछा गया है, तो यदि आपका बेसिक क्लियर है तो आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और पैटर्न ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, पैटर्न आसान है, लेकिन आप इसे एक बार देख लीजिए, पूरा इसका एनालिसिस देख लीजिए, तब आपको थोड़ा सा और पता लगेगा कि और आप क्या कर सकते हैं, अभी से भी क्या कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है? तो हम लोग यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो लीडिंग गैस है, मतलब सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो इम्पैक्ट करता है, जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, वो कार्बन डाइऑक्साइड करता है। मैं इसका लिस्ट मैं लिख देता हूँ, लिस्ट क्या है। CO2 का जो है वो 76%, मीथेन जो होता है CH4 जिसे बोलते हैं वो 16% है, NO2 N2O जो बोलते हैं जिससे 6% है ये, और बाकी जो फ्लोरिनेट जो गैसेस होता है वो होता है 2% के आसपास। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा इसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है ग्रीन हाउस के लिए, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 126। द टॉप प्रेडेटर इज द मोस्ट मेराइन फूड चेन of the community ecology are nectons, which does not includes। ये आप जो है, ये क्वेश्चंस आप क्लास 10th की एनसीईआरटी से नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी, मतलब यदि आपका बायोलॉजी अच्छा है तो आप कर सकते हैं, तो एक क्वेश्चन के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक क्वेश्चन के लिए आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। ठीक है, और तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जो टॉप प्रेडेटर होता है तो जेलीफिश होता है। जेलीफिश आप जानते हैं क्या होता है? जेलीफिश आप यदि देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये क्या होगा, जेलीफिश होता क्या है। ठीक है, कभी आप जेलीफिश को देखिएगा, आप यूट्यूब पे या किसी भी आप सर्च करके देखिएगा। ठीक है, जो नेक्टॉन्स मेनली जो होता है, मैं आपको बता भी देता हूँ क्या होता है। नेक्टॉन्स क्या होता है? जो प्रेडेटर जो स्विम कर रहे हैं, स्विमिंग एक्वेटिक एनिमल, स्विमिंग एक्वेटिक एनिमल्स जिसे बोलते हैं नेक्टॉन्स बोलते हैं, और मतलब कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं कहीं से भी, मतलब वाटर करंट का मतलब इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसमें जो फिशेस है, जिसमें जेलीफिश आता है, सबसे ज़्यादा टॉप प्रेडेटर पे ये है अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 127। विच इज़ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन आर DNA एंड RNA? DNA और RNA में क्या नहीं पाया जाता है? तो सबसे पहले DNA का फॉर्मूला क्या है, मतलब DNA का जो फुल फॉर्म क्या है? डाइऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, डाइऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड जिसे बोलते हैं, और इस RNA को क्या बोलते हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड इसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, RNA को क्या बोलते हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसको बोलते हैं डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें जिसमें जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस प्रेजेंट होता है, इसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है, और इसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। तो इसका जो आंसर है, कौन सा प्रेजेंट नहीं होता है? वो सल्फ़र नहीं होता है। इसमें सल्फ़र का जो ये नहीं पाया जाता। ठीक है, ये सल्फ़र जो है ना, कुछ एमिनो एसिड में पाया जाता है, कुछ एमिनो एसिड में हम लोग सल्फ़र देख सकते हैं, जैसे कि मिथायोनीन में जो पाया जाता है, मिथायोनीन में पाया जाता है, या सिस्टीन में जिसे बोलते हैं, सिस्टीन जिसे बोलते हैं, उसमें पाया जाता है। मैं स्पेलिंग थोड़ा सा और क्लियर लिख देता हूँ, CY
STEINE, इसमें पाया जाता है सल्फर। फास्फोरस जो होता है, ये फास्फोरस ग्रुप फास्फोरस कंटेन करता है। जो भी इसमें राइबोज जो होता है, जो या डीऑक्साइराइबोज जो होता है, ऑक्सीजन मतलब शुगर के फॉर्म में, शुगर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ये होता है, ठीक है। और ये नाइट्रोजन जो होता है, ये नाइट्रोजन तो आप जानते हैं कि थायामीन, गुआनिन जो होता है, साइटोसाइनिन और यूरासिल जो एडेनिन, जो डीएनए का जो आप डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो इसमें ये पता चलेगा कि ये होता क्या है। आप क्लास 10th में भी ऐसे कुछ क्लास 10th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो एडेनिन है, एडेनिन, उसके बाद थायामीन, फिर उसके बाद गुआनिन, फिर उसके बाद एक साइटोसाइनिन होता है, साइटोसिन जिसे बोलते हैं, या एक यूरासिल होता है। आप जानते हैं ये ATGCYU, हम लोग पढ़ते हैं ATGCYU, तो इसके लिए है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 128। 128 में 10% लॉ ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम कौन प्रपोज किया था? इसके लिए 1942 में हमारे रेमंड साहब, रेमंड लिडमैन ने प्रपोज किया था 10% रूल, ठीक है। और ये वेंट हॉप, मैं आप दो अलग ऑप्शन ही बता देता हूँ। वेंट हॉप ये क्या थे? जैसे सबसे पहले 10% रूल क्या होता है कि मान लीजिए आपने खाना खाया, तो कोई भी, जैसे कि मान लीजिए किसी जानवर ने खाना खाया, ठीक है, या यदि कोई नॉनवेज खाते हैं तो मान लीजिए कि जानवर ने खाना खाया, तो जैसे कि गोट, ठीक है, या गोट बोल सकते हैं, फिर उसने खाना खाया, फिर या फिर उस गोट को किसने खाया? शेर ने खाया, ठीक है। तो जो गोट जो है, गोट का बस 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होगा, 10% ही एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, बाकी 90% वो लॉस्ट हो जाएगा हीट के रूप में, रिस्पायरेशन के रूप में और अदर बायोलॉजिकल प्रोसेस के रूप में, ठीक है। वेंट हॉप ये क्या थे? ये केमिकल और केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग इसे पढ़ते हैं। मतलब ये वेंट हॉप केमिकल काइनेटिक्स आप इसको पढ़ सकते हैं क्लास 11th और 12th में, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स जो आप जानते हैं, या ऑस्मोटिक प्रेशर जो आप समझते हैं, उसमें इसमें हम लोग इनका थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है। जो कार्ल मोबियस है, उसका हम लोग पढ़ते हैं बायोन्यूक्लियस में, या इसे हम पढ़ सकते हैं या बायोसिनोसिस में पढ़ सकते हैं। ये बायोसिनेसिस के लिए है, ये केमिकल काइनेटिक्स के लिए है। ये जो डेंसिटी है, ये हमारा एनर्जी से रिलेटेड, किसी भी एनर्जी से रिलेटेड नहीं है इनका, तो इसका जो आंसर है वो लिंडमैन ही है, तो लिंडमैन आप इसका आंसर मानेंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ये साइंस का नहीं है, उसके बाद ये साइंस का नहीं है। बाकी यदि आपको ये भी क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन का भी डिस्कशन चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, हमारी टीम उसका भी सॉल्यूशन तैयार करके आपको उसका वीडियो भी बताएगी, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर नॉट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होता है वो किस में ट्रेवल नहीं कर सकता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव जो लाइक साउंड वेव जो वेव्स चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें आपको समझ में आएगा कि और लॉन्गिट्यूडनल वेव को क्या क्या चाहिए। इसको चाहिए मीडियम, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस मीडियम चाहिए ट्रेवल के लिए, ठीक है। ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन पे काम करता है। तो ये जो मीडियम जब तक नहीं चाहिए होगा, जब तक मीडियम हमारे पास नहीं होगा, तो कैसे हम लोग ये लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल करेगा? तो वैक्यूम में क्या है? वैक्यूम में जब कुछ नहीं है, वैक्यूम मतलब कुछ नहीं, तो कुछ नहीं है तो वैक्यूम में लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल नहीं करेगा। Which one of the following is used to determine the age of human fossil? एज ऑफ ह्यूमन फॉसिल के लिए हम लोग क्या डिटरमिन करते हैं? आपको पता है, कार्बन डेटिंग करते हैं।
कार्बन डेटिंग C14 जो कार्बन होता है उस पर हम लोग कार्बन डेटिंग करते हैं। तो वाटर कंटेंट इन सॉइल नहीं, सॉफ्टनेस ऑफ सॉइल नहीं, ह्यूमन के लिए सॉफ्टनेस ऑफ सॉइल क्यों करेंगे, या डेंसिटी डिटर्मिनेशन ऑफ द सॉइल नहीं, ये सब नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल के लिए, जैसे ह्यूमन फ्यूल है, ह्यूमन फॉसिल है, या वुड है, या चारकोल्स, बोन्स, ये सभी के लिए हमें कार्बन डेटिंग करते हैं, मतलब रेडियो एक्टिव डेटिंग जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव डेटिंग जो C14 कार्बन का 14 जो होता है उसमें कार्बन की मात्रा कितनी घट रही है उसी से आप निकाल सकते हैं कि उसका जो एज है वो क्या है। 133 what will happen if the running fridge of door is open। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा एग्ज़ाम में आया है, इतना ज़्यादा आप इसे पढ़ेंगे, क्लास 9th में 10th में हमेशा पढ़े होंगे कि यदि हमें रूम को गर्म करना है तो आप चलते फ्रिज को खोल दो। रूम को गर्म करना है तो चलते फ्रिज को खोल दो, मतलब कि जस्ट लाइक अपोजिट, चलते फ्रिज को खोलेंगे तो हमारा रूम गर्म हो जाएगा। ठीक है, हमारा रूम गर्म हो जाएगा। ओके, अब इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी आसान है कि कैसे ये रूम गर्म होता है, लेकिन बस आप ये माइंड में रखिए कि ये जब जैसे फ्रिज को खोलेंगे हमारे रूम में, ठीक है, यदि फ्रिज का डोर हमारे रूम में खोल देंगे तो हमारा जो फ्रिज है वो अपने आप को अंदर से कूल करने की कोशिश करेगा, तो फिर उसका कंप्रेसर ज़्यादा रन करेगा, कंप्रेशन मोर, यदि कंप्रेसर ज़्यादा मोर वो रन करेगा तो हीट ज़्यादा जनरेट होगा, तो हमारा जो रूम है वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप बस इसे याद कर लो और ये शायद आपको याद भी होगा। ठीक है, इफ द ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड इज मेड ज़ीरो देन व्हाट विल बी नॉट देयर। यदि किसी चीज़ का जो ग्रेविटी है वो फ्लूइड का जीरो हो गया तो वो क्या नहीं करेगा, तो वो अपवर्ड थ्रस्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बियॉन्ड फोर्स। आपने पढ़ा होगा बियॉन्ड फोर्स क्या होता है। ये मतलब कि अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है, अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है, फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, इसके हम लोग ये फोर्स बोलते हैं। यदि ग्रेविटी ज़ीरो हो गया तो यहाँ पे मतलब ग्रेविटी जैसे ही ज़ीरो हो गया तो कोई भी चीज़ ये फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स को नहीं लगा पाएगा मेनली। और ये फोर्स जो होता है ये बॉयंट फोर्स है, वो लिक्विड के द्वारा लगाता है ऊपर के डायरेक्शन में, मतलब लिक्विड के द्वारा ये फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन लिक्विड के द्वारा ये लगता है। यदि ग्रेविटी ज़ीरो हो गया, अब ये जो फोर्स लगता है ये ग्रेविटी के कारण ही लगता है। ये फोर्स जो लगता है अपवर्ड थ्रस्ट में, जो बॉयंट फोर्स लगता है, ये ग्रेविटी के कारण लगता है। यदि जैसे ही ग्रेविटी ज़ीरो हो गया तो उसका जो अपवर्ड थ्रस्ट है, अपवर्ड फोर्स है, वो नहीं लग पाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को बैलेंस करने के लिए बोथ साइड से फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 135। In the winter, we get warmer by using 2 blankets instead of 1। दो ब्लैंकेट में ज़्यादा हम लोग गर्म हो जाते हैं बल्कि बजाय एक के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि अब ये 2 कंबल आप ओढ़ लेंगे तो ज़्यादा गर्म हो जाएगा। सबसे पहले ब्लैंकेट जो होता है वो हीट तो प्रोड्यूस करता नहीं है, ये तो आपको पता है। ब्लैंकेट के बीच में जो एयर है या ब्लैंकेट आप ओढ़ रहे हैं उसके बीच में जो एयर है वो गर्म हो जाता है। तो सबसे पहले एक तो ब्लैंकेट, मान लीजिए ये पर्सन है, ये पर्सन यहाँ पे है। ठीक है, ये पर्सन एक ब्लैंकेट ओढ़ लिया, अब दूसरा ब्लैंकेट एक और ओढ़ लिया इसके ऊपर से। तो सबसे पहले एक तो गर्म हवा, मतलब हवा जो है इसके अंदर जो ब्लैंकेट उसने ओढ़ा है उससे वो उसका जो एयर है वो गर्म हो गया। अब उसके ऊपर से एक और ब्लैंकेट ओढ़ लिया, जैसे ही उसके ऊपर से एक और ब्लैंकेट ओढ़ लिया
तो वो जो अंदर की जो पूरी हवा है, मतलब एक तो इसके अंदर की हवा गर्म हो गई, एक इसके अंदर की हवा गर्म हो गई, तो बहुत ही ज़्यादा जो गर्म होगा, बहुत ही ज़्यादा मतलब वो गर्म हो जाएगा, उसका जो एयर है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। जो एयर होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, मतलब इंसुलेटर होता है, तो वो जो हीट को जो ट्रांसफ़र बाहर नहीं होने देगा, मतलब जो ठंडी हवा बाहर से आती है वो ज़्यादा काम, मतलब ज़्यादा एंट्री नहीं कर पाएगी, और आपका अ, जो गर्म, मतलब आपका जो बॉडी है वो ज़्यादा गर्म हो, आपका जो एरिया वहाँ का वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा। ये ऑप्शन ये टोटली गलत था कि थिकर हो जाएगा तो गर्म हो जाएगा, नहीं। कंप्रेस एयर बिटवीन, ये कंप्रेस कर देगा, नहीं। हीट को, कोल्ड को पेनिट्रेट नहीं करने देगा, क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास अब है क्वेश्चन नंबर 136, विच रे कैन बी यूज टू रीड वेरी ओल्ड रिटेन, जो डॉक्यूमेंट है वो किस मतलब कौन से रे से पढ़ा जा सकता है। इसको हम लोग इंफ्रा रे से हम लोग पढ़ सकते हैं, कि मतलब मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ने के लिए भी यूज़ किया जाता है, मैन्युस्क्रिप्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट्स के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। और जो फेडेड इंक होता है, जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि इंफ्रारेड हम लोग लगाते हैं देखने के लिए, मतलब इंफ्रारेड, जैसे कि बहुत सारा इंक, मतलब कहीं पे इंक लगा हुआ है तो उसको देखने के लिए उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको मतलब फेडेड इंक, जो हो गया है, जो फेडेड इंक है, उसको, उस इंक को पढ़ने के लिए हम लोग, जो कि विजुअल लाइट में नहीं है, तो इंफ्रारे में ये दिखता है हमें। इंफ्रारे का जो चश्मा होता है या इंफ्रारे का जो मैकेनिज़्म होता है, इनका इंफ्रारे पूरा यूज़ करते हैं देखने के लिए, जो कि हमें नॉर्मल विज़न से नहीं दिख पाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका कॉन्ट्रास्ट वो हाई कर देता है, ये प्रोसेस है, बस आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का फंक्शन क्या होता है। माइक्रोफोन्स का जो फंक्शन होता है वो साउंड, मतलब कि साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, आप जानते हैं। साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में नहीं, इलेक्ट्रिकल में, ठीक है, इलेक्ट्रिक में एनर्जी में इसे ट्रांसफ़र करता है। ये जो माइक्रोफोन होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये ट्रांसड्यूसर होता है। यदि आपने ये पढ़ा होगा, ट्रांसड्यूसर। लेकिन बस आप एग्ज़ाम के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं, मतलब कि जैसे कि वो किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सबसे पहले आप कन्वर्ट वाला जो टॉपिक है आप उसको रट लीजिएगा, आप रट ही लीजिएगा इसको, आप इसको मगअप कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो टॉपिक है आप इसको रट लीजिएगा किसी भी तरह से, साइंस में आप रट लीजिएगा। दूसरी बात, मैं साइंस में एक चीज़ और बताता हूँ, विटामिन्स वाला आप रट लीजिएगा, वो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो फोर्स होता है या इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो रट लीजिएगा। दूसरी बात, एक चीज़ और, जो ऑप्टिक्स होता है उसको आप रट सकते हैं, और वेव्स, जैसे वेव्स है, क्या वेव्स का क्या यूज़ है वो आप रट लीजिएगा, ठीक है। ये सब चैप्टर का आप ध्यान रखिए थोड़ा। विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। इसके लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं आप, जो मथनी से मथते हैं या आप मिक्सी में जो पीसते हैं, इस टाइप के लिए होता है सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स। ये क्लास 9th में है, काफ़ी आसान है, ये क्लास 9th का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 139, सोनार के लिए क्या, सोनार में कौन सा जो वेव यूज होता है, इसमें अल्ट्रासोनिक वेव होता है। सोनार क्यों आप समुद्र में सोनार का यूज़ करते हैं, समुद्र में ये बोट है, यहाँ से सोनार जाता है और पता लगाता है यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए टाइटैनिक डूब गया, कोई जहाज़ डूब गया, तो सोनार यूज़ करेंगे। जो अल्ट्रावायलेट रे का जो फ्रिक्वेंसी होता है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है, तो
ह्यूमन नहीं सुन सकता इसको। न्यूट्रॉन्स डिस्कवर किसने किया था? ये क्वेश्चन आपको रटना ही है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, ठीक है। और खोज कैसे हुआ था ये नहीं रटना है आपको, कौन किया था ये रटना है। ये आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी नहीं पढ़ना होगा आपको अभी, ठीक है। वो क्लास बोर्ड्स के लिए है वो सब। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था 1932 में, ठीक है। आप ये याद रखिएगा। आप हमें कमेंट में बताइए कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है, ठीक है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है, और कमेंट में ज़रूर बताइए यदि आपको और भी सब्जेक्ट का इसके एक्सप्लेनेशन चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141, इरेजन ऑफ टॉप सॉइल एंड द रन ऑफ द फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड पासिंग इनटू द वाटर बॉडीज एग्जांपल ऑफ। ये किसका एग्जांपल है? ये हमारा एग्जांपल है नेगेटिव पॉल्यूशन का। सबसे पहले एक तो सॉइल इरोजन हो रहा है और फर्टिलाइज़र वो जा रहा है वाटर बॉडीज़ में जा रहा है, तो ये नेगेटिव हमारा मतलब कि बहुत ज़्यादा हार्म कर रहा है। दैट्स वाई ये नेगेटिव फर्टिलाइज़र मतलब कि नेगेटिव पॉल्यूशन इसमें हम लोग इसे मानते हैं, ठीक है। विच अमंग फॉलोइंग नॉट एन ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस तो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्या ही बताऊँ मैं। 17 में पूछा, 69 बीपीएससी में पूछा, 68 बीपीएससी में पूछा, डीएसओ के पेपर में पूछा, हमेशा पूछ ही रहा है। और इसमें जो इसका आंसर है अभी कुछ देर पहले मैंने डिस्कस किया है, इसका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ओजोन के लिए खतरनाक है। किसके लिए? ओजोन के लिए, O3 जिसे बोलते हैं। सेम चीज़ मैंने डिस्कस किया है, आप अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सेम देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एक ही कॉन्सेप्ट का 2 क्वेश्चन पिछले बार भी पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद विच वाटर प्लांट इज नेवर ग्रेज्ड बाय ग्रेजिंग एनिमल। जो ग्रेजिंग एनिमल होता है उसके द्वारा कौन सा पार्ट नहीं खाया जाता है? कि वुड पार्ट नहीं खाया जाता है, ठीक है। इसमें जो वुड होता है इसका आंसर वुड पार्ट नहीं खाया जाता है। और जो क्योंकि ये हार्ड होता है, ठीक है, ये हार्ड होता है। वुड तो जब आप कोई भी पेड़ बड़ा हो जाता है, लकड़ी बन जाता है, वुड हो जाता है, तब हम लोग उसे वुड बोलते हैं। नहीं तो उससे पहले तो ये स्टीम होता है, बार्क होता है, रूट को खाते हैं, स्टीम को खाता है, बार्क को एनिमल खाता है, ठीक है। उसके बाद और इसमें जो वुड में होता है लैक ऑफ न्यूट्रिशनस वैल्यू होता है, मतलब लैक ऑफ न्यूट्रिशन इसमें होगा। और इसमें मतलब कि काफ़ी ज़्यादा उसको च्युइंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा वो एबिलिटी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम चाहिए इसके लिए, वुड को पचाने के लिए, लकड़ी को पचाने के लिए, जो कि नहीं होगा हर्बीवोर में। कभी भी इतना ज़्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होगा, ठीक है। हर्बीवोर में घास फूस खाने के लिए होता है, जो अपेंडिक्स होता है हमारे बॉडी में भी। अपेंडिक्स जो हमारे बॉडी में है, जिसका कोई यूज नहीं है हमारे बॉडी में, वो उनके बॉडी में इसलिए होता है क्योंकि वो जो इतना घास फूस खाते हैं वो पच जाए उनके बॉडी से, ठीक है। विच सेल ऑफ आवर बॉडी कैन नॉट रिस्पायर एन एरोबिकली, मतलब एनएरोबिक हम लोग जो रिस्पायरेशन होता है वो कौन सा मतलब कौन सा सेल जो हमारा एनएरोबिक तरीके से नहीं रिस्पायर करता है? इसमें ब्रेन सेल होगा। ब्रेन सेल जो होगा, ब्रेन सेल कैसे रिस्पायर करेगा ये बताइए आप। ब्रेन सेल जो होता है इसको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा? सबसे पहले क्या करेगा? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, तो ये आएगा ATP प्लस CO2 प्लस H2O बनेगा, ठीक है। जब हम लोग ये इसका एनर्जी का पाथवे है, ठीक है, ये ऐसे एनर्जी लेता है। और ब्रेन सेल जब डाई करता है, जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, ऑक्सीजन हमारे ब्रेन सेल्स के पास नहीं पहुंचता है, तो हम लोग मतलब वो इंसान फेट होता है, या इंसान मतलब वो मरने के किनारे पहुंच जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा ज़रूरी है ऑक्सीजन ब्रेन के लिए। तो माना जाता है कि ब्रेन को साफ़ सुथरा ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉडिफाइड स्टेम। मॉडिफाइड स्टेम क्या है, आप इसको समझ सकते हैं, आप इसको जानते हैं कि कैक्टस जो होता है वो मॉडिफाइड स्टेम होता है। आप ये भी चैप्टर पढ़ लीजिएगा कि मॉडिफाइड स्टेम क्या है, मॉडिफाइड रूट क्या है, ठीक है। मॉडिफाइड रूट क्या होता है, मॉडिफाइड स्टेम क्या होता है, बस इसमें आपको याद रखना है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता आपको है नहीं, ठीक है। कि ये जो मॉडिफाइड स्टेम होता है वो एरिड कंडीशन में ही, मतलब जहाँ पे एकदम सूखा है वहाँ पे भी सरवाइव कर सकता है। तो जहाँ पे सूखा जगह पे सरवाइव करने वाले को मॉडिफाइड स्टेम मतलब बनता है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146, व्हाट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन के लिए क्या नहीं चाहिए, मिनरल्स नहीं चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं सीड्स के लिए क्या चाहिए। आप किसी सीड को आप रोप के देखो, आप कहीं कहीं पे लगा के देखो, मॉइस्चर चाहिए होगा क्योंकि पानी आप डालते ही हैं, ऑक्सीजन चाहिए ही होगा, टेम्परेचर चाहिए होगा, तो मिनरल्स उसको नहीं चाहिए सीड्स जर्मिनेशन के लिए, ठीक है। क्योंकि सीड्स में जो उसके पास जो सीड जर्मिनेशन से पहले इसमें क्या होता है, स्टोर्ड फूड इसके अंदर होता है, मतलब सीड्स के अंदर पहले से स्टोर्ड फूड होता है। ये जैसे ये कोटाइलिडन्स जिसे बोलते हैं या एंडोस्पर्म जिसे बोलते हैं, इसको अर्ली ग्रोथ में एंडोस्पर्म में ये होता है, ये अर्ली ग्रोथ में इसको हेल्प करता है, ठीक है। और आफ्टर जो मिनरल्स होता है इसको आफ्टर सीडिंग चाहिए, मतलब कि आफ्टर जब सीड जब जर्मिनेट हो गया है, आफ्टर जर्मिनेशन चाहिए इसको मिनरल्स, आफ्टर जर्मिनेशन इसको चाहिए ये मिनरल्स। पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड, आप ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू आप सीधे आप याद रखिए कि इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, 7.35 टू 7.45 हमारा स्लाइटली अल्कलाइन है, स्लाइटली बेस के तरफ ये जाता है, स्लाइटली SLIGSTLY स्लाइटली बेस अल्कलाइन लिख देता हूँ मैं, स्लाइटली अल्कलाइन है या बेसिक नेचर का है ये, ठीक है, बेस के का ये फॉर्म करता है। और ये बेस मतलब ये बेसिक नेचर का क्यों है, क्योंकि एंजाइम अच्छे से काम करे, एंजाइम को अच्छे से काम करने के लिए है, या ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, या हमारा जो मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिक जो बैलेंस है उसके लिए है ये, ठीक है। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 148, कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया डिजीज इन ह्यूमन रेयर कैन बी ड्यू टू, किसमें ये किसके कारण होता है, कि जो एक्स लिंक जो क्रोमोसोम होता है उसके कारण होता है, कि जो रिसेसिव जो जीन्स प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, ये कलर ब्लाइंडनेस के कारण होता है। कलर ब्लाइंडनेस का टाइप भी होता है, ठीक है, ये तो डोमिनेंट नहीं होता है, मतलब रिसेसिव होता है, ठीक है, रिसेसिव जीन प्रेजेंट होता है, इसके कारण होता है ये। आप इसका जो पूरा कलर ब्लाइंडनेस का कैसे होता है ये आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे क्लास 11-12 के, उसमें आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। बस ये जानिए कि जो रिसेसिव जीन प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, जो रिसेसिव जीन जो प्रेजेंट होता है एक्स क्रोमोसोम पे, उसी वजह से कलर ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149, इसी हारा टेस्ट क्यों होता है, इसी होरा क्यों लिखा है, इसी हारा होता है ना, इसी होरा टेस्ट क्यों होता है, इसी हारा टेस्ट किसके लिए होता है, ये होता है कलर विजन टेस्ट के लिए होता है। कभी आप इसी हारा टेस्ट आप जानते हैं, यदि आपके पास मतलब यदि आपका वो कलर ब्लाइंडनेस है आपको, तो आप ये टेस्ट हमको करवाना पड़ेगा, ठीक है। इसी हारा टेस्ट सेम के लिए होता है, इसके लिए तो KFT होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट। आप हमें इसका एक चीज़ का आंसर बताइए, विडाल टेस्ट क्यों होता है, विडाल टेस्ट क्यों होता है, आप इसका आंसर बताइए, ठीक है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया सीक्रेट्स, पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या सीक्रेट करता है, पैथोजेंस का जो बैक्टीरिया होता है ये एंटीजेंस सीक्रेट करेगा, तभी तो हमारे बॉडी में प्रेजेंट एंटीबॉडीज इसको मारेगा, ठीक है। आप ये तो
समझते हैं कि जो पैथोजिन मतलब बाहर से आया हुआ बैक्टीरिया क्या करेगा, वो एंटीजन देगा, एंटीजन वो प्रोवाइड करेगा, एंटीजन वो लेके आएगा हमारे बॉडीज़ में, जो एंटीबॉडीज़ जो प्रेजेंट है वो से लड़ेगा। आप ये एक चीज़ कोविड-19 के समय आपने ये सुना होगा कि एंटीजन हम लोग डाल देंगे वैक्सीन में। एंटीजन है, एंटीजन मतलब उसी वही बैक्टीरिया है, उसी बैक्टीरिया में जो बीमारी जो प्रेजेंट है, उसी बैक्टीरिया में जो डिजीज़ प्रेजेंट है, वो अपना एंटीजन डालेगा। तो बस थोड़ा सा हम लोग हमारे बॉडी में एंटीजन गया तो उसके बिहाफ में हमारा बॉडी एंटीबॉडी बनाया होगा। वैक्सीन ऐसे ही तो काम करती है। वैक्सीन में मान लीजिए किसी को रेबीज़ हुआ या किसी को कोई भी बीमारी हुआ, तो वैक्सीन में क्या है, वही थोड़ा सा मतलब उसी लिमिटेड अमाउंट में उसमें वो बैक्टीरिया वायरस जो भी डाला गया है वो है, वो एंटीजन प्रोवाइड करेगा। जैसे एंटीजन बनाएगा हमारा बॉडी, उसके लिए एंटीबॉडी बनाएगा और एंटीबॉडी बना के वो सारा उसका काम तमाम कर देगा। ठीक है, तो ये था हमारा जो डीएसओ का पेपर का एनालिसिस। आपने डीएसओ के पेपर को देखा है और आपने डीएसओ पेपर को समझा। डीएसओ का पेपर जो है वो मेनली यदि कंक्लूजन निकाला जाए तो ये एक एनसीईआरटी बेस्ड पेपर था। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड पेपर था जिसमें आपको बस एनसीईआरटी और प्लस थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, जिसके लिए आप या कोई वो तो क्वेश्चन सबसे बनेगा, नहीं तो क्वेश्चन किसी से नहीं बनेगा। ये आपका मिसलेनियस में आपका एक कवर हो जाएगा, मतलब एनसीईआरटी प्लस मिसलेनियस आपको कवर करना है। ठीक है, तो एनसीईआरटी पे अभी से अभी आप फोकस करिए। मिसलेनियस के लिए आप थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, या तो घटना चक्र बना लीजिए या तो लूसेंट कर लीजिए मिसलेनियस के लिए। ठीक है, आपको ज़्यादा करने की आवश्यकता है नहीं। ऐसा नहीं है कि 10 बुक पढ़े 50 बुक पढ़े एक क्वेश्चन के लिए, नहीं पढ़ना है आपको। यदि पढ़ेंगे तो आप अभी से आप अपना समय वेस्ट करेंगे। और तो ये था हमारा डीएसओ का एनालिसिस साइंस का। यदि आपको और भी सब्जेक्ट का एनालिसिस चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपको ये वीडियो कैसा पसंद आया ये भी हमें ज़रूर बताइए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। पसंद आया उसको भी लिखिए किस तरह से पसंद आया है, और आपको और सभी सब्जेक्ट का एनालिसिस चाहिए तो आप हमें ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए थैंक यू, और आप पढ़ाई कीजिए, वर्क हार्ड।